गुड मॉर्निंग दोस्तों। केमिकल काइनेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके उदाहरणों की बात करने वाले हैं। अपना टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। तो फर्स्ट उदाहरण है इसमें अपने पास एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। ये अपने पास एस्टर है सिंपल, जिसका यूपीएससी में नाम हो जाएगा एथिल। और 2 कार्बन का OH है तो एथेनोएट। इसका अपने को क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है। तो जल से अभिक्रिया करवाएंगे इसके लिए। तो जल से अभिक्रिया करवाएंगे तनु H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तनु H2SO4 उत्प्रेरक हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस नेगेटिव के पास H+ आयन जाएगा, जबकि OH- आयन कार्बोकेटाइन के पास जाएगा। तो क्या होगा इसमें? एक तो अपने पास बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और दूसरा जो अपने पास बनेगा वह दूसरा एथेनॉल बनेगा। एक अपने पास बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा अपने पास बनेगा एथेनॉल। दूसरा एथेनॉल बन जाएगा। अब जो ये रिएक्शन है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वह केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों निर्भर नहीं करेगा? क्योंकि जल बहुत ज़्यादा आधिक्य में है। जल आधिक्य में है तो उसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा उदाहरण है इक्सु शर्करा का प्रतिपन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इक्सु शर्करा का प्रतिपन। तो शक्कर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो बच्चों, शक्कर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल से, और उत्प्रेरक के रूप में वही डाइल्यूट H2SO4 लेना है या एसिड लेना है। तो क्या बनेगा? शर्करा से या सुक्रोज के जल अपघटन से अपने को एक तो ग्लूकोज प्राप्त होगा C6H12O6। एक तो अपने को ग्लूकोज प्राप्त होगा, और दूसरा अपने को जो यौगिक प्राप्त होगा वह फ्रक्टोज प्राप्त होगा। दूसरा यौगिक अपने को क्या प्राप्त होगा? फ्रक्टोज प्राप्त होगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो अपने पास एग्जाम्पल है वह है रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव नाभिकीय विखंडन। तो रेडियो एक्टिव नाभिकीय विखंडन में रेडियो
एक्टिव नाभिकीय विखंडन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव, इंग्लिश में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो अपने पास रेडियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 88 और परमाणु भार 226 है, जो यहाँ पर नीचे जो टांगों में वैल्यू आती हैं, किसी भी एटम की जो नीचे यहाँ वैल्यू आती हैं वह परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या को बताती हैं, और जो ऊपर माथे में या सिर पर जो वैल्यू आती हैं वह अपने को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को बताती हैं। तो इसका मैं डीके करवा रहा हूँ, तो इसके डीके से क्या होगा, यहाँ एल्फा डीके होगा, एल्फा डीके होगा। तो एल्फा जो पार्टिकल होते हैं या एल्फा कण होते हैं वह हीलियम के नाभिक होते हैं। तो अपने पास एक रेडोन बनेगा जिसका परमाणु क्रमांक 86 होगा, और एल्फा कण बाहर हो जाएंगे। एल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक, तो ये एल्फा कण अपने पास बाहर हो गया। तो यहाँ पर एल्फा डीके में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या में तो कितनी की कमी आएगी, 2 की कमी आएगी, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। तो इस हिसाब से रेडोन का जो परमाणु भार है वह कितना हो जाएगा, अपने पास 222 हो जाएगा। नेक्स्ट जो उदाहरण है अपने पास, नेक्स्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अगला उदाहरण है वह है अपने पास अमोनियम नाइट्राइट का विघटन। अमोनियम नाइट्राइट का विघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो इंग्लिश में डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट लिख सकते हैं इसको। तो अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, अमोनियम नाइट्राइट का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वह होता है NH4। ये तो हो गया अमोनियम आयन, और ये हो गया नाइट्राइट। एक होता है नाइट्राइट NO2 और एक होता है नाइट्रेट NO3-। तो इसका अगर मैं विघटन करवाता हूँ, थर्मल डीकम्पोजिशन करवाता हूँ, तो N2 बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी और जल बाहर निकल जाएगा। तो जल अपने पास हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 जल के अणु बनेंगे। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वह अमोनियम नाइट्राइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो ये अपने पास एग्जाम्पल है। अब इसी में अगला जो अपना टॉपिक आता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया इंग्लिश में बोलेंगे इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या 2 या 2 से अधिक होती है परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अभिक्रिया की अणु संकेता, जिसमें अभिक्रिया की अणु संकेता दो या दो से अधिक होती है, दो से अधिक होती हैं, परंतु अभिक्रिया की कोटि एक होती हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका उदाहरण है जैसे एस्टर का जल अपघटन या इक्सु शर्करा का प्रतिपन। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो अपने पास ये एस्टर है CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 एथिल एसीटेट है। इसका अगर जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, अम्लीय माध्यम में अपने को एक तो मिलेगा एसिटिक एसिड और एक मिलेगा अपने को एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी जो सांद्रता है, एस्टर की सांद्रता, वह जल की सांद्रता की तुलना में कम है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ इसका 1 मोल है और इसके 100 मोल है, तो T बराबर 0 समय पर अगर इसका 1 मोल है, ये आधिक्य में है जल, इसके 100 मोल हैं, तो उत्पाद क्या होगा, 0 होगा। कुछ समय बाद T बराबर T टाइम पर क्या होगा, इसके जैसे मान लो कि इसका 1 मोल कंज्यूम हो गया तो इसका 0 बचेगा और इधर 1 जाएगा तो ये 1 और 1 मोल बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसके मोल क्या हो गए, 99 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर अभिक्रिया का वेग लिखूं, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, एक तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, अपने पास जो एस्टर है इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, और दूसरा अपने पास जल की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर जो जल की सांद्रता है उसमें परिवर्तन बहुत कम हो रहा है, जल की सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है। इस कारण जो ये K और जो H2O है इसको एक नया कांस्टेंट K डैश एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है, 100 से 99 जा रहा है, तो बहुत कम माइनर चेंज आ रहा है। इस वजह से यहाँ जो अभिक्रिया का वेग है वह क्या हो जाएगा, K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, तो यहाँ केवल जो अभिक्रिया का वेग है वह केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इस वजह से अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया अपने को द्वितीय कोटि की दिखते हुए भी क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की हो जाएगी। इसी प्रकार जो इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न है, इसमें भी जल क्या है, अपने पास जल आधिक्य में है। तो जल आधिक्य में तो जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात बहुत कम परिवर्तन होगा, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक अपने पास जो डेरिवेशन है, अगर अपने को रिएक्शन गैसियस मीडियम में दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे अपने को क्या करना है, उसके लिए रेट कांस्टेंट फाइंड करना है।
तो देखते हैं उसको कि कैसे अपने को रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। गैसियस जो अभिक्रिया है उसमें अगर अपने को आंशिक दाब दे रखा है या पार्शियल प्रेशर दे रखा है तो उसके लिए किस प्रकार से अपने को उसका क्या करना है, रेट कांस्टेंट या समाकलित वेग नियतांक फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूम कर रहा हूं जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है, वह बी रिएक्ट प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो टी बराबर 0 टाइम पर अगर मैं इसका जो रिएक्टेंट है इसका अगर मैं प्रेशर देखूं, पार्शियल प्रेशर, वह पी इनिशियल 0 होगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये 0 हो जाएगा। रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, बाकी प्रोडक्ट 0 हो जाएंगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इसमें से क्या होगा, इसमें से एक्स जो अपने पास कंसंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर ऑफ पी आई में से कोई भी पार्शियल प्रेशर कंज्यूम हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी अपने पास। अब अपने को पता होना चाहिए कि जो अपने पास जो टोटल प्रेशर होता है रिएक्शन का वह क्या होगा, अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब कैसे निकालेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से तो बेटा जी जो डाल्टन बोलता है वह यह बोलता है कि किसी अभिक्रिया मिश्रण में जो टोटल दाब होगा वह उस अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, ऐसा डाल्टन बोलता है। तो PT इक्वल्स टू PA, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब प्लस सी का आंशिक दाब। तो PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यहां से अपने पास PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो PI प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहां से अगर PI की वैल्यू निकालें तो PI की वैल्यू अपने पास आ जाएगी PT माइनस एक्स आ जाएगी, और x की वैल्यू भी निकाले तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी अपने पास PT माइनस PI निकल कर आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। टोटल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x बोले तो B का आंशिक दाब आ जाएगा, ठीक सेम उसी प्रकार C का आंशिक दाब होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक से, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक से। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक जैसा आपको लास्ट क्लास में बताया गया है वह होता है K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T log A अपॉन A माइनस एक्स। A मतलब A का मतलब हो गया यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है 0 टाइम पर, और इसका मतलब हो गया A माइनस एक्स का T टाइम पर कंसंट्रेशन।
अब यहाँ कंसंट्रेशन है नहीं, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, आंशिक दाब की फॉर्म में। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर आंशिक दाब के रूप में समाकलित वेग व्यंजक। तो आंशिक दाब के रूप में समाकलित वेग व्यंजक क्या हो जाएगा, K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T log R नोड की जगह क्या करना है, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर लिखना है। तो इनिशियल प्रेशर अपने पास क्या आ जाएगा, PI, और T टाइम पर जो प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, PI माइनस एक्स आ जाएगा, PI माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू लिखनी है अपने को, x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से उठाकर x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और ये अपने पास इक्वेशन 2 हो गई। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 2 में रखेंगे तो K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T log PI, और PI माइनस x की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा PT माइनस PI, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में रह जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T log PI डिवाइड बाय 2PI माइनस PT, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया आंशिक दाब के रूप में समाकलित वेग समीकरण। तो इसको बोल सकते हैं आंशिक दाब के रूप में समाकलित वेग समीकरण। अगर अपने को सांद्रता नहीं दे रखी है और आंशिक दाब दे रखा है तो फिर अपने को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला अप्लाई करना है, K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T log PI डिवाइड बाय 2PI माइनस PT वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है इस प्रकार। तो इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी अर्थात टक्कर सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किस प्रकार से पुराने बंध टूटते हैं अभिकारक के और उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।